हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा और हम जिस टॉपिक के बारे में अब डिस्कशन करेंगे या जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इस टॉपिक में हम जो है ह्यूमन हेल्थ, डिजीज एंड इम्यूनिटी तीन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ सबसे पहले हम बात करें तो ह्यूमन हेल्थ की बात आती है। ह्यूमन हेल्थ को मैं अगर हम डिस्क्राइब करें तो ह्यूमन हेल्थ जो एक वर्ड है, इस वर्ड में तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल। देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है, मेरा ये पर्सनल बिलीव है कि किसी भी डेफिनेशन को रटने की बजाय उसके ऑब्जेक्टिव्स को केवल आप मेमोराइज कर लें, व्हिच मींस कि मेरे हिसाब से शायद हर एक डेफिनेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स से ही वो डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो उसको रटने की बजाय हम सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रख ले तो अपनी डेफिनेशन हम कंप्लीटली खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब जो कोई फंक्शन करने की एबिलिटी। ठीक है, मेंटल, जो हम बात करें मेंटल जो एबिलिटी होती है, सोशल मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का जो सिनेरियो होता है, वेल बीइंग मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि सिर्फ डिजीज का नहीं होना ही जो है वो हेल्दी होना नहीं होता है। एक्चुअली समटाइम्स कोई भी अगर हम बात करें कुछ डेफिशिएंसी है या फिर कोई पर्टिकुलर जो है एब्नॉर्मलिटी है, कोई डिस्कम्फर्ट है, उसको भी हम अनहेल्दी में काउंट करते हैं। बात समझ में आ रही? तो हेल्दी होने का मतलब है वेलबींगनेस ऑफ मेंटल, सोशल एंड फिजिकल स्टेट। गॉट इट? ठीक है, तो ये तीनों अगर हमने ऑब्जेक्टिव याद कर लिए तो हमको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, हमको फिर हमेशा जो है हेल्थ की डेफिनेशन याद रहेगी। बात समझ में आ रही है? वहीं पर हम अगर डिजीज की बात करें तो डिजीज इसका उल्टा है, ऑलमोस्ट एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। अब नॉर्मल स्टेट में हमने कौन कौन सी इंक्लूड की थी? द फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकेंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज सोशल। ठीक है, तो ये जो तीनों जो स्टेट्स हैं इनकी वेलबींगनेस जो है उसको हम हेल्दीनेस कह रहे हैं या हेल्दी पर्सन कह रहे हैं। इसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट है तो उसको हम डिजीज में काउंट करेंगे। ठीक, कॉजेज द डिस्कम्फर्ट एंड डिसेबिलिटी और इम्पेयर द हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज। समझ में आ रही है? तो यहाँ बेसिकली ये तीन वर्ड्स हैं जिनसे हमने दो डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींगनेस होगी तो उसको हम हेल्दी कहेंगे, और इनमें से अगर ऐसा नहीं है और उसकी वजह से कोई डिस्कम्फर्ट या डिसेबिलिटी हो रही है, ठीक है, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? डिजीज के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो ये बात जो दो मेजर पॉइंट्स के बारे में। इसमें हम डिजीज को जो है बाद में थोड़ा सा मतलब आफ्टर द फ्यू टॉपिक्स हम जो है डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर अब उसके अलावा जो है कुछ पर्टिकुलर दो इन पॉइंट्स के बाद में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स और रह जाते हैं। ठीक है, और जो है जो डिजीज के साथ जुड़ते हैं ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स वो हैं जिनके जो बेसिकली जरूरी हैं जानने के लिए, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है तो आपको आइडिया हो कि ये यूज या बात किसके बारे में हो रही है। ठीक है, गॉट इट? चलिए, तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? तो प्रिवेंटिव मेजर। देखिए, प्रोफाइलैक्सिस जो है एक मेडिकल टर्म है। क्या है? एक मेडिकल टर्म है, बट प्रिवेंटिव या प्रिवेंशन ये जो है वो एक इंग्लिश टर्म है, ये इसका एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसा इसका जो हमने जो है ये वर्ड रखा है इससे समझ में आ रहा है कि डिजीज को होने से पहले ही रोक देना। तो प्रिवेंटिव मेजर्स आर कंसीडर्ड एज द प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच आर यूज्ड अगेंस्ट एनी डिजीज आर कॉल्ड द प्रोफाइलैक्सिस। फॉर एग्जांपल दैट कि मलेरिया के केस में या फिर डेंगू के केस में हम मॉस्किटोज की ग्रोथ को रोक देते हैं, तो वो क्या हुआ? मॉस्किटो की ग्रोथ को रोकना इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिजीज। अगर मान लो मॉस्किटोज का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली डिजीज स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि वो उनका स्प्रेड है। बात समझ में आ रही? तो इनको हम बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स में यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे बहुत सारी डिजीज होती है जिनको वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, जैसे कि बहुत सारी डिजीज जो है वो पानी की वजह से फैलती है। अब मान लीजिए कि वाटर बॉर्न जो डिजीजेस हैं उसमें पानी को उबाल के या छान के आफ्टर दैट यूज किया जाए तो उससे वाटर बॉर्न डिजीज के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है? ये प्रिवेंटिव मेजर्स जिनके थ्रू डिजीज को होने से या स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान देंगे, एपिडेमियोलॉजी जो है बेसिकली वो एक पर्टिकुलर जो डिजीज है उसके कॉज और स्प्रेड की स्टडी को हम जो है वो क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी। मतलब उसमें दोनों चीजें इंक्लूड है। कौन कौन सी दोनों चीजें? द स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एग्जाम्पल में जो है हम ले लेते हैं मलेरिया।
मलेरिया की मैं बात करूंगा तो मलेरिया जो है ये बेसिकली किसके थ्रू स्प्रेड होता है? मॉस्किटो के थ्रू, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एक बहुत सारे जनरल टर्म में कंफ्यूज होते हैं। क्या वो ये है कि हम पूछते हैं कि भाई मलेरिया किससे होता है, तो हम बोल देते हैं मॉस्किटो या फीमेल एनाफिलीज से, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। मॉस्किटो इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम जो है वो है फैल्सीफेरम, ठीक है। और उसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ये, इनकी 3-4 स्पीसीज हैं, ओवेल मलेरियाई, ये 3-4 स्पीसीज है जिनके थ्रू ये फैलता है। बट दैट स्प्रेड बाय मॉस्किटो, ठीक है। मलेरिया केस में बात करेंगे तो ओनली द फीमेल एनाफिलीज स्प्रेड्स द डिजीज, ठीक है। ध्यान रखेंगे दैट मेल मॉस्किटोज वोंट बाइट टू द ह्यूमंस। और एक और चीज, मलेरिया सिर्फ ह्यूमंस को नहीं होता है, मलेरिया ऑलमोस्ट सारे प्राइमेट्स को होता है, ठीक है। प्राइमेट्स जो डिस्कस करते हैं, जिनके जो नेल्स होते हैं, ठीक है, फिंगर डिजिट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो ओनली द फीमेल मॉस्किटो कैन बाइट ह्यूमन बीइंग्स। मेल्स जो हैं वो फ्लावर्स के नेक्टर पे ही सरवाइव करते हैं, ठीक है। मेजरली फीमेल्स भी फ्लावर नेक्टर पे ही सरवाइव करती है, क्योंकि हर जगह तो ह्यूमंस नहीं होते। जैसे कि मान लो किसी जंगल में मॉस्किटोज हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहां पर भी ह्यूमन होंगे तभी मॉस्किटोज होंगे। तो बेसिकली ये बात ये है दैट द फीमेल मॉस्किटो रिक्वायर ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स टू ले एग्स। दैट्स वाई कि ह्यूमन स्प्रेड को जो है वो फीमेल मॉस्किटोज बाइट करती हैं, ठीक है, फॉर कि उनको उनका ब्लड चाहिए होता है फॉर एग लेइंग, ठीक है। तो बेसिकली अब ये हमने किसके बारे में स्टडी के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया, हमने मलेरिया के बारे में के स्प्रेड के बारे में डिस्कशन किया कि वो क्या होता है, कैसे बाइट करता है, क्यों क्या करता है। तो उसके अलावा बात करें फिर प्लाज्मोडियम की जो है 4 स्पीसीज ऑलमोस्ट जो है हम जो कंसिडरेबली स्प्रेड करती हैं मेजरली, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मोस्ट लेथल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट कॉमन, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये 4 स्पीसीज हैं, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करती हैं। तो इनको मैं कलेक्टिवली इनकी स्टडी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? एपिडेमियोलॉजी में। किस में कंसीडर करेंगे? एपिडेमियोलॉजी में। बात समझ में आ रही? गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है एपी मतलब अमंग, डेमस मतलब ह्यूमंस एंड स्टडी मतलब जितने भी जो स्टडी कंप्लीट, फैल कैसे रही है, स्प्रेड कैसे है, कॉज क्या है, कॉज कैसे डिजीज कॉज करता है, सारी कलेक्टिव स्टडीज को जो है हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में एक और वर्ड है, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे और वो है इटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की मैं बात करूंगा तो ध्यान दें, इटियोलॉजी जो है वो ओनली है क्या? द स्टडी ऑफ कॉज। इसमें स्प्रेड या उसको वो कम्युनिकेट कैसे हो रही है, ठीक है, या फिर वो एक दूसरे या वो कंटेजियस है कि नहीं है, या फिर इन्फेक्शियस है, या फिर हम बात करें तो कम्युनिकेबल है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। ओनली किसके बारे में स्टडी होती है? कॉज। जैसे कि अगर हम बात करें तो मलेरिया की इटियोलॉजी में हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? हम प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। वहीं अगर एपिडेमियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो वहां प्लाज्मोडियम के साथ साथ हम फीमेल एनाफिलीज की भी बात करेंगे। यहां एग्जांपल है मलेरिया। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस है जो है एपिडेमियोलॉजी में और इटियोलॉजी के अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की मतलब देखिए पहला जो बेसिक वर्ड है, ठीक है, उसकी हम बात करें तो इंक्यूबेशन वर्ड जो है वो है फ्रॉम द इंक्यूबेट। इंक्यूबेट का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर किसी चीज को डाल देना, ड्रॉप कर देना, ये एंट्री करवा देना, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है कि जैसे कि अभी किसी की बॉडी में किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन होने को बोलते हैं इंक्यूबेशन, ठीक है। और वो इंक्यूबेट होने के बाद व्हेन द फर्स्ट सिम्टम appears in that particular organism, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग, ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन, इसको हम इंक्यूबेशन बोलेंगे या इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ये कब से कब तक का टाइम है? ये टाइम है फ्रॉम द इन्फेक्शन टू द वेरी फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज के पहले कुछ सिम्टम्स तक के आने। क्योंकि देखिए बेसिकली देखिए ऐसा है कि मान लो फॉर सपोज कि मुझे अभी डिजीज हुई, मुझे अभी मलेरिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं मुझे अभी के अभी जो है मच्छर ने काटा था तो मुझे भी मलेरिया हुआ है, नो। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा मलेरिया कब हुआ है? क्योंकि जब फीवर आएगा, फ्रीक्वेंट फीवर, चिल्स, रिगर्स फील होंगे, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे मलेरिया है या मैं डिजीज्ड हूं या मैं बीमार हूं, ठीक है। तो बेसिकली द डिजीज इज द इंक्यूबेशन पीरियड इज द
इंटरवल बिटवीन द इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट डिजीज कैरेक्टर्स, और हम बात करें तो सिम्टम्स। गॉट इट? चलिए उसके बाद अगला आता है विंडो पीरियड। देखिए विंडो पीरियड में और यहां पर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये पीरियड है वही सेम, इन्फेक्शन से लेके आपको डिजीज हो चुकी है लेकिन आपको पता नहीं है डिजीज कौन सी है, बस आप आइडिया लगा सकते हैं। डायग्नोसिस जो है डॉक्टर करेगा, डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी डिजीज का पता लगाना, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है, कि कौन सी डिजीज है। तो इन्फेक्शन से लेके जब तक कि वो लेबोरेटरी में डिटेक्ट नहीं हो जाता है, डायग्नोस नहीं हो जाता, तब तक के पीरियड को हम क्या बोलेंगे? विंडो पीरियड। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे? विंडो पीरियड। विंडो पीरियड जो है ये लेबोरेटरी में जो है डायग्नोस होने तक का पीरियड है, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या है? वो है जब तक कि फर्स्ट कैरेक्टर्स अपीयर होंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों काफी डिफरेंट अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एड्स के बारे में। तो एड्स का जो विंडो पीरियड है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होता है। मतलब अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो 6 मंथ्स तक वो डिटेक्ट नहीं हो सकता। अब देखिए विंडो पीरियड जो है इंक्यूबेशन पीरियड से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बात समझ, जैसे मलेरिया है तो मलेरिया में पहले सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी के अंदर, उसके बाद हम जाके डिटेक्ट करवाते हैं कि यार फीवर है, इसको देख लेते हैं मलेरिया है कि नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में जो विंडो पीरियड है वो बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं एड्स की बात करूंगा तो एड्स में क्या होता है? एड्स के अंदर अर्ली 6 मंथ्स में कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। 6 मंथ्स के बाद अगर आप करवाएंगे, या सॉरी आप मतलब नहीं, जो भी पर्सन जो भी इन्फेक्टेड है वो पर्सन जब भी वो डिजीज का टेस्ट, एलिजा टेस्ट करवाएगा HIV में, तो आफ्टर 6 मंथ्स उसके पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। बट इस डिजीज के सिम्टम्स की हम बात करें तो उनको 2 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द, हम बात करें तो इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से ये दोनों पीरियड्स अलग हैं और दोनों एक दूसरे से टाइम में कम या ज्यादा हो सकते हैं। गॉट इट? चलिए ये कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की बात हुई, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद में अब हम जो यहाँ डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। देखिए हाँ बिल्कुल, डिजीज चैप्टर में पहले डिजीज आता है जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो है मेरी मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हम पहले इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले इम्यूनिटी में पता होना चाहिए कि बेसिकली इम्यूनिटी क्या है। अगर इम्यूनिटी हम डिस्कस कर लेंगे पहले तो उसमें क्या होगा कि जब हम डिजीज को पढ़ेंगे तो हमको आसानी होगी कि कौन सी डिजीज किस टाइप से क्योर हो रही है, मतलब उसके क्योर और उन सब के बारे में हमको आसानी से पता चल पाएगा। तो इसलिए हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। अब ध्यान दें, इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर, देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले वही सेम चीज कि हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसमें से हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को निकालेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मैंने एक वर्ड को जो है ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। दूसरा है हैविंग एडिक्वेट बायोलॉजिकल डिफेंस, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल डिफेंस है टू फाइट infections, disease and other unwanted biological invasions। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिजीज एंड अदर बायोलॉजिकल इन्वेजन्स, ठीक है, व्हाइल हैविंग एडिक्वेट टॉलरेंस टू अवॉइड एलर्जीज एंड इम्यून ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो पूरा का पूरा ही कलर कर दिया है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स कहाँ निकले? ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं तो ये पहला जो पॉइंट है ये हम ऑब्जेक्टिव नहीं, मैंने आपको ये एक्चुअली इसको मैंने स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग दैट की इम्यूनिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सिनेरियो जो है उतना एडवांसली डेवलप्ड नहीं होता, ये ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी चीज ये कि इट इज ए बायोलॉजिकल, जो हम बात करें तो डिफेंस क्या है, ये बायोलॉजिकल डिफेंस है। बायोलॉजिकल है तो इसका मतलब ये नेचुरल होता है ऑब्वियसली, ठीक है। हालांकि इसमें हमने कुछ आर्टिफिशियल सिनेरियोज को डेवलप कर लिया है, बट फिर भी इट इज अ बायोलॉजिकल डिफेंस टू फाइट अगेंस्ट व्हाट? देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया बायोलॉजिकल डिफेंस है टू फाइट। अब डिफेंस है तो किसी के अगेंस्ट ही होगा, तो किसके अगेंस्ट होगा? इन्फेक्शंस, डिजीजेस, ठीक है, एंड एनी अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन। बॉडी के अंदर कोई भी अनवांटेड जो इन्वेजन हो रहा है, इन्वेजन मतलब कोई भी चीज एंटर हो रही है, उसके अगेंस्ट एक बायोलॉजिकल डिफेंस है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो गया, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी डिजीज हो गई, कोई भी अनवांटेड इन्वेजन हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है कि इम्यूनिटी जो है ये हमारा डिफेंस है, ठीक है। ये डिफेंस हमको डिजीज और इन्फेक्शंस के अलावा हमारी खुद की बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, बट फिलहाल की तो ऐसे समझ लीजिए, व्हेन आवर ओन इम्यून सिस्टम, जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट आवर ओन बॉडी,
जब हमारा ही खुद का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लग जाता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। बात समझ मेरी? तो इन केसेस के अंदर हम बात करें तो इनसे भी जो है बायोलॉजिकल डिफेंस जो है ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये जैसा डिजीज ये बाहर से आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स उनके अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, साथ के साथ ये हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट भी जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखिए 3 ओवरऑल हो गए पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट इज ये खुद एक बायोलॉजिकल डिफेंस है, biological defense to fight against infection, disease and other things, and also while having adequate tolerance to avoid allergies and autoimmune disorders। तो इन 3 पॉइंट से मिलके जो है हमारा कंप्लीट जो है इम्यूनिटी वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। दैट व्हाट इज इम्यूनिटी, इट्स डेफिनेशन कि एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देखिए इन्नेट इम्यूनिटी या इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली इसके टाइप्स हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है। तो इसका ए टाइप है, ठीक है, इस तरफ जो हमने लिखा हुआ है, और बी टाइप जो है वो इस तरफ लिखा हुआ है। ए की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको 3 अलग अलग नाम जो है उनसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उन तीनों नाम को हमने एक एक करके यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसके अलग अलग नाम जो है, नेम्स जो है वो इधर है। उसके अलावा एक्वायर्ड, एडेप्टिव, स्पेसिफिक और नॉन इनहेरिटेड। इसकी हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस इम्यूनिटी को बेसिकली हम जिस नाम से जानते हैं वो है इन्नेट इम्यूनिटी, और इसको हम जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव के बाद नाम से, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी वर्ड का मतलब होता है बाय बर्थ, यानी इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ। जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, ठीक है, स्पेशली जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो बर्थ है, बर्थ के साथ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बेसिकली जो है इन्नेट इम्यूनिटी में कंसीडर करते हैं। इसके अंदर जनरली कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, मैकेनिकल बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, अलग अलग बैरियर्स आते हैं इन जनरल, ठीक है, बट ये सारे के सारे बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। उसके अलावा इसको हम नॉन स्पेसिफिक के नाम से भी जानते हैं। नॉन स्पेसिफिक वर्ड इसलिए जानते हैं बिकॉज इट इज कॉमन अगेंस्ट ऑल डिजीजेस, व्हिच मींस कि कोई सी भी डिजीज हो, मलेरिया हो, डेंगू हो या कोई और डिजीज हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, मोबिक डिसेंट्री है, फ्लेरियासिस है, कैंसर है, एचआईवी है, एवरी डिजीज, कोई सा भी डिजीज है उसके अगेंस्ट ये कॉमन तरीके से जो है वो वर्क करती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट ही वर्क करना है, इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कॉमनली सबके अगेंस्ट इक्वल जो है डिफेंस शो करती है, ठीक है। चलिए, इसलिए हम इसको जो है नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हो जाएगी तो पर्टिकुलर के अगेंस्ट ही वर्क करेगी, तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक। अगला है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड की हम बात करें तो जनरली जो इन्नेट इम्यूनिटी जो है, मैं इसको बैरियर्स की फॉर्म में भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? बैरियर्स की फॉर्म में भी रख सकता हूं। जो बैरियर्स की फॉर्म में रख सकता हूं तो ये क्या हो गया? एक तरीके से कुछ कैरेक्टर्स हो गए। क्या हो गए? कुछ कैरेक्टर्स हो गए। और कैरेक्टर्स अगर ये हो गए हैं तो कैरेक्टर्स जो है पर्टिकुलर जीन से एसोसिएट करते हैं, और जीन जो है वो डीएनए का पार्ट है, और डीएनए जो है वो जीनोम होता है। क्या होता है? और जीनोम है तो बेसिकली अगर कोई कैरेक्टर क्या है इस जीनोम से एसोसिएट है तो क्या उसका ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा थ्रू जनरेशंस। बात समझ में आई? तो ये इनहेरिटेड है इम्यूनिटी हर साल। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन की बात कर लें तो स्किन जो है एक मैकेनिकल बैरियर है जो डिजीज को होने से रोकता है, ठीक है। तो ऐसा है, इसलिए क्या होता है बेसिकली ये जो पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये डिजीज से होने से रोकता है। तो यहां पर ये है इनहेरिटेड, ये हर जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। फॉर एग्जांपल जो स्किन है चाइल्ड्स की वो उनके मदर फादर से रिलेवेंट होती है, इसका कलर जो है रिलेवेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मैं बात करूंगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये बेसिकली जो वो इम्यूनिटी है जो आफ्टर बर्थ जो है ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है, आफ्टर बर्थ जो एक्वायर करता है, ठीक है। यहां पर जो ऑर्गेनिज्म जो है जब बर्थ होती है तो सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी लेके आता है, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको एक्वायर करता है तो उसको कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब क्या होता है? देखिए ये इम्यूनिटी जो है किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने से डेवलप होती है या किसी भी उस ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से होती है जो उस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो जो एक्सपोजर है, ठीक है, यहां पर इट चेंजेस विद टाइम और विद द एक्सपोजर
विद कॉज। फॉर एग्जाम्पल कॉज जो है वो किसी भी एक डिजीज का जो कॉज है वो अगर बार बार बॉडी के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो बार बार बूस्ट हो रही है एक तरीके से, ठीक है। वो कैसे बूस्ट होती है उसकी हम बात आगे करेंगे, ठीक है। बट जो है जब बार बार एक्सपोजर ज्यादा होगा कॉज के साथ, कॉज क्या होता है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल द प्लाज्मोडियम इज द कॉज फॉर द मलेरिया, ठीक है। तो यहां पर एक्सपोजर ज्यादा होगा कॉज के साथ में तो इम्यूनिटी जो है वो हाई होगी। एक्सपोजर अगर लो होगा तो इम्यूनिटी भी लो होगी, एक्सपोजर नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जीरो होगी। तीन कंडीशंस होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे कि एक्सपोजर ज्यादा है तो इम्यूनिटी भी ज्यादा होगी, एक्सपोजर लो है तो इम्यूनिटी भी लो होगी, एक्सपोजर है ही नहीं तो इम्यूनिटी जीरो होगी। गॉट इट। वहीं पर अगर मैं बात करूं विद टाइम, दूसरा वर्ड है विद टाइम, ये जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी भी चेंज होती है। कैसे होती है, दूसरा केस की बात कर लेते हैं। विद टाइम ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल मैं एटीएस की बात कर लूं, एंटी टेटनस सीरम। एटीएस जो होता है ये बेसिकली पर्टिकुलर टाइम के लिए रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल एटीएस वर्क्स ओनली फॉर द 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब एटीएस जो है वो 6 मंथ्स के लिए फंक्शन करता है, उसके अलावा जो है उसकी फंक्शनल ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद में आपको दोबारा जो है एटीएस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। वहीं मैं अगर बात करूं कि किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स का जो पैथोजन से एक बार जब डिजीज हो जाती है जनरली कम चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा से वो डिजीज हो। इन्फेक्शन हो सकता है पर डिजीज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो एक बार इन्फेक्ट होने के बाद में ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी जो है उसके अंदर जो मेमोरी सेल्स उनके एंटीबॉडीज हैं बहुत लंबे टाइम तक जो है स्टोर रहते हैं। बेसिकली ये एक रीजन है कि इसको एडेप्टिव कहते हैं, क्योंकि विद टाइम और विद एक्सपोजर जो है ये चेंज होती रहती है, ये कम ज्यादा होती है। अगला आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है स्पेसिफिक विद द स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मलेरिया का इम्यून सिस्टम है तो इम्यूनिटी है तो मलेरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी, टेटनस की है टेटनस के अगेंस्ट वर्क करेगी, ठीक है। चिकन पॉक्स की है चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वर्क करेगी, और जिस भी डिजीज की है वो पर्टिकुलर उसी के अगेंस्ट डिजीज वर्क करेगी। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये जो है कॉमन सभी डिजीज के अगेंस्ट एक साथ काम कर रही थी, लेकिन ये जो है वो सभी के अगेंस्ट फंक्शन नहीं करती है, डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है, पर्टिकुलर के अगेंस्ट पर्टिकुलर इम्यूनिटी वर्क करती है। गॉट इट। चलिए उसके बाद अगला आता है नॉन इनहेरिटेड। अब देखिए हमको पता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो जीनोम से जेनेटिक मटेरियल से एसोसिएट नहीं करते, तो इसलिए इनका जो है वो अगली जनरेशंस में ट्रांसमिशन भी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल ट्रांसमिशन नहीं होता, इसलिए ये जो पर्टिकुलर डिजीज है, ये जो इम्यूनिटी है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई, और ये जो इम्यूनिटी है वो जो इन्नेट इम्यूनिटी हो गई। बात समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में जो है हम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट जो उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। ये बात हुई इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके अलावा इम्यूनिटी का छोटा सा डिवीजन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। थैंक यू।